क्लास 10 एमएच बोर्ड वाली बच्चों, आज की वीडियो में आपके सामने लेकर आ भाई क्लास 10 मराठी का आपका लिटरेचर वाला पूरा का पूरा पोर्शन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन कैसे करेंगे भैया, 10 मिनट तो बहुत कम टाइम होता है, हमें कैसे पूरा रिवीजन होगा। देखो भैया, अब आपका मराठी का पेपर सिर के ऊपर है, तो अब चाहिए कि आप अपनी पूरी बुक को कुछ कम से कम टाइम में कुछ सुनते हुए चले जाओ। आप जा रहे हो एग्जाम सेंटर, आप सुनते हुए चले जाओ। आप इसको जब बैठो रात में सोने से पहले 10 मिनट सुन लो। तो भैया हम इसके लिए आपके सामने लेकर आ चुके हैं भैया पॉडकास्ट है इसका पूरा का पूरा। दो लोग आपस में बैठ के बात करें, एआई से बनाया गया, मैंने बनाया है इसको। तो ओवरऑल आपकी बुक का हर चैप्टर आपको डिटेल में उसकी थीम, उसका सब कुछ बताने वाले हैं इसके अंदर। तो लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर और इसको सुन लेना भाई, पूरा कानों में ईयरफोन लगा लो, आराम से बैठ कर सुनो और मजे लो इसके, ठीक है। मैं मिलता हूं आपसे इसके एंड में। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि कैसे ये किताब हमें भाषा की छोटी छोटी बारीकियों से लेकर जिंदगी के सबसे बड़े फलसफे तक ले जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो किताब का पहला भाग वो भाषा और रिश्तों की बात करता है और शुरुआत होती है डॉक्टर नीलिमा गुंडी के पाठ बोल तो मराठी से। सच कहूं तो इसे पढ़कर मुझे लगा ही नहीं कि मैं कोई स्कूल का पाठ पढ़ रही हूँ। हाँ, ये तो भाषा के साथ एक मजेदार खेल जैसा था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस पाठ की यही तो खासियत है। ये भाषा को नियमों के बोझ से बाहर निकालकर एक जिंदा चीज की तरह दिखाता है। लेखिका ये बताती हैं कि भाषा कितनी संवेदनशील होती है। मतलब जरा सा उच्चारण बदला या शब्द को गलत जगह तोड़ा और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बिल्कुल। वो सूतकताई वाला उदाहरण तो कमाल का है। सूतकताई यानी धागा काटना जी। उसे अगर कोई मजाक में सूतकताई कह दे तो मतलब ही कुछ और हो जाता है। हाँ, और ये सिर्फ मजाक नहीं है, ये दिखाता है कि शब्दों की अपनी एक आत्मा होती है। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात जो इस पाठ में है वो है कहावतों का जन्म। अच्छा। एक कहावत है, पुराणातली वांगी पुराणात। मतलब होता है कि पुरानी बेकार की बातें वहीं छोड़ दो। हाँ, मैंने भी सुना है। इसका मतलब है कि पुराणों में बैंगन की कोई कहानी ढूंढना बेकार है। यही तो सारा खेल है। लेखिका बताती हैं कि असल कहावत थी पुराणातली वांगी पुराणात। वांगी का मतलब होता है उदाहरण। ओ, उदाहरण, एग्जाम्पल्स। जी। तो कहावत का सही मतलब था कि पुराणों के उदाहरण पुराणों में ही ठीक लगते हैं, हर जगह उन्हें मत घसीटो। लेकिन बोलने में वांगी का वांगी यानी बैंगन हो गया। हाँ। अरे वाह, मतलब एक छोटी सी गलती से एक पूरी कहावत का मतलब और उसकी कहानी ही बदल गई। ये तो दिखाता है कि भाषा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। सही बात है। ये तो लोगों के बोलने सुनने से बनती बिगड़ती रहती है, और यही भाषा की समृद्धि भी है। पाठ में एक और बात है जिसे भाषेची श्रीमंती कहा गया है। भाषा की अमीरी। हाँ, मतलब एक ही भाव के लिए कई शब्द, जैसे स्टाइल या शान दिखाने के लिए मराठी में एट, डॉल, रुबाब, कितने सारे शब्द हैं। और हर शब्द में एक अलग अंदाज छपा है। बिल्कुल। तो भाषा की इसी ताकत से अब उस पाठ पर आते हैं जो शब्दों से एक इंसान का पूरा किला खड़ा कर देता है। महेंद्र कदम का पाठ आजी कुटुंबाचं आगळ। मुझे इस पाठ का शीर्षक आगळ बहुत अजीब लगा। मैंने ये शब्द पहले कभी नहीं सुना। इसका क्या मतलब है और ये कहानी से कैसे जुड़ता है? आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि इस एक शब्द में ही पूरे पाठ का सार छिपा है। आगळ वो पुराने जमाने में वाड़ा या बड़े घरों के दरवाजे के पीछे लगाई जाने वाली एक बहुत मोटी भारी लकड़ी की सिटकनी होती थी। अच्छा, जैसे कोई बोल्ट? बोल्ट से भी कहीं ज्यादा। ये सिर्फ एक लॉक नहीं था, ये पूरे घर की सुरक्षा की गारंटी थी। इसे लगा देने का मतलब था कि अब पूरा घर महफूज है। तो लेखक ने अपनी दादी को आगड़ कहा है, मतलब दादी ही पूरे परिवार की सुरक्षा कवच थी। जी। लेकिन लेखक ने ढाल या दीवार जैसा कोई और शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल किया? आगड़ में ऐसा क्या खास है? बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, दीवार एक स्थायी चीज है, वो अलग करती है। ढाल हमले से बचाती है, लेकिन आगड़ घर को अंदर से बंद करके सबको एक साथ सुरक्षित रखती है। वो परिवार को बाहरी दुनिया से भी बचाती है और अंदर सबको जोड़कर भी रखती है। दादी का किरदार भी ठीक वैसा ही था। वो हुक्म चलाती थी, लेकिन उनका हर हुक्म परिवार को जोड़े रखने के लिए था। हाँ, जोड़े रखने और बचाने के लिए होता था। यही इस मेटाफर या रूपक की खूबसूरती है। और जिस तरह से लेखक ने उनका वर्णन किया है वो तो कमाल है। 5.5 फुट ऊंची, राप लेल्या त्वचेची। पढ़ते हुए लगता है कि दादी सच में सामने खड़ी हैं। इसी को तो व्यक्ति चित्रण या कैरेक्टर स्केच कहते हैं। लेखक ने सिर्फ ये नहीं बताया कि दादी कैसी थी, बल्कि शब्दों से उनकी एक तस्वीर बना दी है। ये पाठ हमें सिर्फ एक दादी की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि उस दौर की ग्रामीण जीवन शैली, उस सामुदायिक भावना को भी जिंदा कर देता है।
जहाँ पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता था। बिल्कुल। तो एक तरफ दादी जैसा मजबूत किरदार है जो परिवार को बचाता है, और दूसरी तरफ किताब के अगले हिस्से में एक कहानी है जो दो ऐसे किरदारों की बात करती है जो अपनी ही सोच में उलझे हैं, एक घमंड में, दूसरा हीन भावना में। वीसा खांडेकर की कहानी गौता से पाते। हाँ, गौताचे पाते, घास का तिनका। आपने कहा ये एक रूपक कथा है, एलेगोरी। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्या हम इसे और आसान भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। देखिए, कभी कभी सीधी बात उतनी असरदार नहीं होती। जब हम कहानी के जरिए कोई बड़ी बात कहते हैं तो वो सीधे दिल में उतरती है। यहाँ पेड़ से गिरने वाला घमंडी पत्ता और जमीन पर पड़ा घास का तुच्छ तिनका, ये सिर्फ पत्ते या तिनके नहीं है, ये इंसानों के प्रतीक हैं। हाँ, ये असल में हमारे समाज के दो तरह के लोग हैं। एक वो जिन्हें अपनी ऊंचाई, अपने पद का बहुत घमंड है, और दूसरे वो जो खुद को बहुत छोटा और कमजोर मानकर जीते हैं। और कहानी में पत्ता उस तिनके पर हंसता है, उसे अपने पैरों तले रौंदता है। हाँ, लेकिन कहानी का असली जादू अंत में है। वही घमंडी पत्ता जब जमीन पर गिरकर मिट्टी में मिल जाता है तो वो खाद बनकर उसी घास के तिनके को जिंदगी देता है। अच्छा? खांडेकर ये बताना चाहते हैं कि जीवन एक चक्र है। जिस ऊंचाई का आज तुम्हें घमंड है, कल तुम उसी जमीन का हिस्सा बन जाओगे जिसे तुम आज तुच्छ समझ रहे हो। असल में दोनों के अंदर बहने वाला जीवन रस एक ही है। मतलब घमंड और हीन भावना दोनों ही बेमानी हैं, क्योंकि सब एक ही जीवन चक्र का हिस्सा है। ये तो बहुत गहरा दर्शन है ना? बिल्कुल। और इस दर्शन से निकलकर जिंदगी की असली और सीधी सादी सीख शायद अगले पाठ आपन से पत्र में मिलती है। ये पाठ मुझे बहुत छू गया। सही में, एक स्कूल का चपरासी बच्चों को वो सिखा रहा है जो शायद बड़े बड़े प्रोफेसर भी नहीं सिखा पाते। इस खत में कोई भारी भरकम ज्ञान नहीं है, कोई उपदेश नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपा का लहजा एक दोस्त जैसा है, प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो कहकर वो सीधे बच्चों के दिल से जुड़ जाते हैं। और वो जो कहते हैं वो अकादमिक ज्ञान से कहीं ज्यादा जरूरी है। वो कहते हैं कि सिर्फ किताबी कीड़ा मत बनो, खेलो कूदो, संगीत सीखो, जिंदगी का आनंद लो। और उनकी वो एक लाइन तो अमर है, चिंतने फक्त कपाड़ावरच्या आठ्या वाढतात मार्क्स वाढत नाहीत। हाँ, यानी चिंता करने से सिर्फ माथे पर लकीरें पड़ती हैं, मार्कशीट पर नंबर नहीं बढ़ते। सही बात है। ये बात तो हर स्टूडेंट को अपनी स्टडी टेबल के सामने लिखकर लगा लेनी चाहिए। मुझे लगता है इस खत की सबसे बड़ी ताकत उसकी ईमानदारी है। आपा अपनी कहानी बताते हैं कि वो किन मजबूरियों की वजह से पढ़ नहीं पाए। वो कोई आदर्श बनकर नहीं, बल्कि एक हमदर्द बनकर बात करते हैं। और यही उनकी भावनात्मक अपील है। जब वो अपनी कहानी बताते हैं तो छात्र उन्हें सिर्फ एक चपरासी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जो चाहता है कि जिन मौकों से वो चूक गया उनसे ये बच्चे न चुकें। बिल्कुल। ये पाठ सिखाता है कि ज्ञान और बुद्धिमानी किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती। आपा हमें हिम्मत और जिंदगी को जीने की सलाह देते हैं, और इसी हिम्मत की एक जीती जागती मिसाल अगले पाठ में मिलती है, गोश्त अरुणिमाची। हाँ, अरुणिमा सिन्हा की अविश्वसनीय कहानी। एक लड़की जिसे चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता है, वो अपना एक पैर गंवा देती है और फिर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये प्रेरणा का एक पावर हाउस है। बिल्कुल। अस्पताल के बिस्तर पे लेटे हुए, जहां शरीर में सैकड़ों फ्रैक्चर हो, उस हालत में एवरेस्ट चढ़ने का सोचना, ये किस तरह की मानसिकता है? पाठ में इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल हुआ है, कणखर मनोवृत्ति। कणखर मनोवृत्ति यानी चट्टान जैसी मजबूत मानसिकता। अरुणिमा के पास दो रास्ते थे, या तो जिंदगी भर उस हादसे के लिए दूसरों को कोसती रहती, या फिर कुछ ऐसा कर जाती कि दुनिया मिसाल दे। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। बिल्कुल। उनका वो सोचना कि नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये दिखाता है कि असली ताकत शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। इस पाठ की भाषा पर भी मेरा ध्यान गया। इसमें नेशनल, स्पॉन्सरशिप, डेस्टिनी जैसे कई अंग्रेजी शब्द हैं। जब हम मराठी की किताब पढ़ रहे हैं तो इसमें इतने अंग्रेजी शब्द क्यों? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। कुछ लोग इसे भाषा का खिचड़ीकरण कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे एक दूसरे नजरिए से देखें तो ये आज की जीती जागती मराठी का एक उदाहरण है। अच्छा। भाषा हमेशा अपने आसपास के माहौल से शब्द लेती है ना। आज की दुनिया में जहां अंग्रेजी इतनी आम हो चुकी है, ये शब्द स्वाभाविक रूप से हमारी बोलचाल में आ गए हैं। इस पाठ में इन शब्दों का इस्तेमाल कहानी को ज्यादा असली और आज के जमाने का बनाता है। ये दिखाता है कि मराठी एक विकसित होती हुई भाषा है। खोद आणखे थोड़े से
भी इसी लगे रहो वाले जज्बे की बात करती है। हाँ, खोदो थोड़ा और। ये कविता छोटी है पर इसका संदेश बहुत बड़ा है। यहाँ खोदना का मतलब मेहनत करते रहना है ना? बिल्कुल, ये एक प्रतीक है, एक सिंबल है निरंतर प्रयास करने का। कवयित्री कहती हैं कि निराश मत हो सकता है तुम सफलता के बहुत करीब हो। और झरा यानी पानी का सोता वो सफलता या उम्मीद का प्रतीक है। कविता का केंद्रीय भाव है आशावाद, ऑप्टिमिज्म। वो कहती हैं धीर सोड़ू नको, हिम्मत मत हारो। जी, जिंदगी में जब सब कुछ सूखा और बंजर लगे तब भी अपनी कोशिशों का फावड़ा चलाते रहो, क्योंकि नमी नीचे ही कहीं छिपी है। कभी ना कभी पानी का सोता जरूर फूटेगा। इस कविता की सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी है। कोई भारी भरकम शब्द नहीं। उम्मीदी ने जगने आला बड़ लागते थोड़े से, यानी उम्मीद से जीने के लिए बस थोड़ी सी ताकत और लगती है। कितनी सीधी और कितनी गहरी बात है। यही तो अच्छी कविता की पहचान है, कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाना। बिल्कुल। अब तक हमने व्यक्तिगत हिम्मत, संघर्ष और भाषा की बात की, लेकिन किताब का आखिरी हिस्सा हमें एक व्यक्ति से आगे बढ़कर पूरे समाज और दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हाँ। और इसकी शुरुआत होती है जे.वी. पवार की कविता तू झालास मूक समाजाचा नायक से, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को एक श्रद्धांजलि है। जी, पर यह सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं है, ये उस सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। एक सामाजिक कविता जो उस समाज की पीड़ा को आवाज देती है जिसे सदियों तक बोलने का हक नहीं दिया गया था। इस कविता में मूक समाज यानी गूंगा समाज और कालोखात से राज्य यानी अंधेरे का राज्य जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली इमेजरी है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस दौर की सच्चाई की तस्वीरें हैं। मूक समाज का मतलब है वो दलित और शोषित समाज जिसकी आवाज को दबा दिया गया था, और डॉक्टर अंबेडकर उस मूक समाज के नायक बनकर उभरे। उन्होंने उसे जबान दी। हाँ, कविता का ऐतिहासिक संदर्भ इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। ये चवदार तड़े सत्याग्रह की घटना की ओर इशारा करती है। महाड़ का वो सत्याग्रह जहां डॉक्टर अंबेडकर ने सार्वजनिक तालाब से पानी पीकर सामाजिक समानता का बिगुल फूका था। हाँ, वही। उस एक कदम ने सदियों से चली आ रही गुलामी की जंजीरों पर करारा प्रहार किया था। वो सिर्फ पानी पीना नहीं था, वो मानवाधिकारों का ऐलान था। कविता कहती है कि जब आपने उस पानी को छुआ तो सदियों की चुप्पी टूटी और एक महाकाव्य रचा गया। बाबा साहेब ने एक समाज के हक के लिए आवाज उठाई, और किताब का अंत एक ऐसे पाठ से होता है जो सिर्फ एक समाज नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भले की बात करता है। सर्व विश्व शिवावे सुखी। यह पाठ महाराष्ट्र की संत परंपरा के शिखर को छूता है। इसमें संत ज्ञानेश्वर से लेकर संत तुकाराम तक कई संतों की प्रार्थनाओं का संकलन है। इन सभी प्रार्थनाओं में जो एक बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये है कि किसी भी संत ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सबने पूरी दुनिया के लिए मांगा है। और यही भारतीय दर्शन का सार है, विश्व कल्याण की भावना। संत ज्ञानेश्वर अपनी पसायदान में कहते हैं, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो। इसका मतलब है जो दुष्ट लोग हैं उनकी दुष्टता समाप्त हो जाए। ध्यान दीजिए, वो ये नहीं कहते कि दुष्ट लोग समाप्त हो जाएं, बल्कि उनकी बुराई खत्म हो जाए। अरे वाह, कितनी बड़ी सोच है। बिल्कुल। इस पाठ की भाषा आज की मराठी से काफी अलग है। भूता परस्परे पड़ो, मैत्र जीवाचे जैसी लाइनें समझने में थोड़ी मुश्किल हैं। जरूर, ये संत ज्ञानेश्वर की ही पंक्ति है। भूता का मतलब है सभी जीव जंतु, और मैत्र जीवाचे का मतलब है दिल से दोस्ती। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि दुनिया के सभी जीव एक दूसरे के सच्चे दोस्त बने। इस पाठ की प्राचीन भाषा शैली हमें उस दौर के विचारों और समाज की एक झलक देती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि भाषा समय के साथ कैसे बदलती है, लेकिन मानवता का मूल संदेश वही रहता है। तो कुमार भारती की ये यात्रा हमें कहाँ ले आई? ये सिर्फ पाठों का एक संग्रह नहीं है। ये भाषा कैसे काम करती है से शुरू होकर परिवार के महत्व, व्यक्तिगत संघर्ष, सामाजिक न्याय और अंत में विश्व शांति के विचार तक पहुंचती है। सही कहा। इसका मकसद सिर्फ भाषा सिखाना नहीं, बल्कि एक बेहतर सोचने समझने वाला इंसान बनाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये किताब हमें सिखाती है कि साहित्य सिर्फ कहानी और कविताओं का नाम नहीं है। ये हमें सहानुभूति सिखाता है, हमें दूसरों के नजरिए से दुनिया देखना सिखाता है, और हमें सवाल पूछने के लिए उकसाता है। और अब हमारे श्रोताओं के लिए सोचने को एक विचार, इन सभी पाठों और किरदारों में से कौन सा एक पात्र या विचार ऐसा है जो आपके जहन में लंबे समय तक अटका रहेगा, और क्यों? अच्छा सवाल है।
और अगर आपको इस किताब में एक और 21वां पाठ जोड़ने का मौका मिले तो आज के ज़माने को देखते हुए उसका विषय क्या होगा? तो ये था आपका कंप्लीट पॉडकास्ट फॉर योर मराठी लिटरेचर। अब इसको सुनने के बाद में काम क्या करना है, ध्यान से सुनो। अब तुम जा रहे होगे एग्जाम सेंटर, या तुम अभी एग्जाम में 1 दिन है, 12 घंटे हैं, इसको सुनने के बाद में एक काम और करना कि अपनी बुक को लो और बुक के खाली पन्ने पलट लो, ठीक है। बुक के खाली पन्ने पलटोगे, आपको क्या दिखेगा, आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में दोबारा से दोबारा रिकॉल होने लग जाएगा। अब हमें नया नहीं पढ़ना है, हम सब पढ़े हुए हैं, हमें बस रिकॉल करना है। तो रिकॉल के लिए ये आपका बेहतरीन हो जाएगा। और ये वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया गया है, तो इस वीडियो के लिए 1 लाइक तो बनता है, एडिटर साहब के लिए 1 लाइक बनता है, एडिटर साहब ने बहुत मेहनत करी इसमें, तो 1 लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी ऐसी मस्त मस्त वीडियोस आ रहे हैं। मैं मिलता हूं आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एम करते हैं 125 लाइक्स, लेट्स सी कितनी जल्दी पूरा होता है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।